बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, जुम्मा मुबारक। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशाल अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले टॉप 5 स्टोरीज इसका प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि स्मोक का रोग बढ़ चुका है, बारिश क्यों हमसे रूठ चुकी है, क्यों बारिश नहीं हो रही, इसके बावजूद कि कल पेशगोई भी की गई थी कि बारिश मुतवक्के है। मुसलसल फोरकास्ट की जा रही है महकमा मौसमियात की तरफ से, लेकिन बारिश कहाँ गई, इस पर बात होगी। इसके अलावा बात होगी कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स की, और मुसलसल हम ये रिपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो जिन है स्ट्रीट क्राइम्स का, ये थमने का नाम नहीं ले रहा। और इसके साथ साथ कैंगरूज पर भी बात होगी। कैंगरूज ने पहले T20 में शाहीनों पर जो हमला किया है। इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम्स का हम पहले आपको बता चुके हैं, उसका भी तस्करा होगा। और पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर से नाज़रीन इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, और अवाम इससे परेशान है। अब कितना इजाफा होता है, क्योंकि पिछली बार भी हमें कहा तो ये गया था कि कम होने जा रही हैं कीमतें, लेकिन उसमें इजाफा कर दिया गया। तो इस बार कितना इजाफा होता है, ये भी देखना है। और आपको बताएं कि ज़ैनब के पापा सबसे आगे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मात दे दी। किस तरह से मुमकिन हो पाया एक आम इंसान से ज़ैनब के पापा तक का सफ़र, इससे भी आपकी करवाएंगे मुलाकात। और अब हम आएंगे प्रोग्राम की जानिब बढ़ेंगे। मुल्तान का इलाका नशेमन कॉलोनी बना इलाका मकीनों के लिए वबाले जान। गुज़श्ता 8 रोज से नशेमन कॉलोनी में एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई मुज़र सेहत है। शहर भर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर, लेकिन नशेमन कॉलोनी में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आज मुल्तान का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 459 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया, लेकिन नशेमन कॉलोनी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 557 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। स्मोक की वजह से ना ही कोई आदमी बाहर निकल रहा है, ना ही कोई कारोबार का वो सिलसिला चल रहा है। बहुत परेशान है। पिछले 2 या 3 दिन पहले बहुत ज़्यादा थी, आज पहले से कम है, लेकिन फिर भी है क्योंकि आने वाले वक्त में सर्दी का मौसम है, वो ज़्यादा होगी। नशेमन कॉलोनी में शहरी घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। कॉलोनी की गलियां सुनसान नजर आती हैं। शहरियों का कहना है कि मुजरे सेहत हवा के बायस अब गले और आंखों की बीमारियां हो रही हैं। कल या परसों तो चलो कुछ कम थी स्मोक, लेकिन आज फिर से वही हाल है। बंदा घर से बाहर नहीं निकल सकता, ये तो मजबूरी है, हम निकल रहे हैं बाहर, वरना तो बहुत मुश्किलात है। स्मोक है जिसकी वजह से हम घर से नहीं निकल सकती है, तो काम पड़ गया, घर की सब्जी लेनी देनी पड़ती है, इस वजह से निकलते हैं। इंतहाई मुजरे सेहत एयर क्वालिटी इंडेक्स के बावजूद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ईंटों के भट्टे और गुड़ बनाने के लिए लगाई गई भट्टियों से धुआं निकलने का सिलसिला जारी है। नशेमन कॉलोनी में एक बार फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से मामूलाते जिंदगी मुतासिर होगी। गलियां वीराने का मंजर पेश कर रही हैं। कैमरामैन करार हैदर के साथ आसिफ बलोच, एक न्यूज़ मुल्तान। मुल्तान से आपने सूरत हाल जानी है। लाहौर में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। लाहौर में भी, लाहौर समेत पंजाब भर में बल्कि स्मोक से मुतासर मरीजों की तादाद है वो 20 लाख से तजावुज़ कर गई, और कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल भर चुके हैं, इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। सरकारी अस्पतालों में एक माह के दौरान 20,07,711 मरीज तकरीबन रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सिर्फ अगर लाहौर शहर की बात कर ले तो एक माह में तकरीबन 1,38,091 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब भर में इस वक्त सरकारी अस्पताल जो है उनमें देखा जाए तो कुल तादाद जो मरीजों की वो तकरीबन 5,16,000 के करीब पहुंच चुकी है। ये वो अदादोशुमार हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों तक जा ही नहीं रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। हुकूमती इक़दामात नाकाफी या शहरियों की लापरवाही। पंजाब भर के अस्पतालों में मरीजों का रश लग गया। पंजाब में स्मोक से मुतासरा मरीजों की तादाद 20 लाख से तजावुज कर गई। पंजाब भर से सरकारी अस्पतालों में 5,16,439 मरीज रिपोर्ट हुए। सांस के 4,78,361, एजदमा के 30,824, दिल के 2,933, फालज अटैक के 1,360, आंखों के 2,961 मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब से कुल 93,516 मरीज सामने आए। स्मोक के लिए गवर्नमेंट कोई इकदाम नहीं कर रही। इन्हें चाहिए कोई पहले टाइम पे आके बात करते हैं, पहले सोचते कुछ नहीं है। पूरा साल बैठे रहे, जब स्मोक आती है तो उस पर काम वर्क शुरू कर देते हैं। सर गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई नहीं कर रही। ये स्कूल बंद कर दिए, बाहर तिक्कों वालों को बंद कर दिया, ये कोई हल नहीं है सर। सर स्मोक दे तो हर बंदा परेशान है, गला खराब, बुखार, जिसम दर्द वगैरह सारा स्मोक दे तो बहरहाल असी यही कह सकते हैं कि स्मोक का कुछ हल होना चाहिए। लाहौर दे विच खैर बहुत ज़्यादा स्मोक है सर। शहरियों ने हुकूमती इक़दामात को नाकाफी करार दे दिया। सिर्फ लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 7 रोज में कुल 36,057 मरीज रिपोर्ट हुए। सांस के 32,783, एजदमा के 1,731, दिल के 805, फालज अटैक के 208, आंखों के 530 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों में कुल 7,329 मरीज रिपोर्ट हुए। इंडिविजुअल लेवल पे तो ये है कि हम
घर से कम निकलें, मास्क पहने, अगर मेडिसिन ले रहे हैं दिल की, सांस की, तो वो हम रेगुलर लें, गले की सफाई का ख्याल रखें और साथ साथ खाने पीने में हम पानी बहुत ज़्यादा पिएं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ही स्मोक से बचाव का हल है। बागों के शहर लाहौर में स्मोक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। स्मोक को कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। हुकूमत के SOPs पर अमल दरामद करके ही स्मोक को कंट्रोल किया जा सकता है। कैमरामैन मियां नाज़िम के साथ शबीर हैदर जफ़र, एक न्यूज़ लाहौर। तो जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौम से बाराने रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील कर दी है। उन्होंने कहा है कि दरख्वास्त की है कि नमाज इस्तिस्का अदा करें और अल्लाह ताला से बाराने रहमत के लिए ख़ुसूसी दुआ मांगें। इसके लिए उलमाए कराम हैं, मशाइख व अज़ाइम हैं, उनको ख़ास तौर पर कहा गया है कि आप नमाज इस्तिस्का के अहतमाम में अपना किरदार अदा करें और बारिश के लिए ख़ुसूसी दुआएँ जो है वो की जाएँ। बिल्कुल, क्योंकि ये करम और ये जो रहमत की बारिश है अल्लाह ताला ने बरसानी है, मसनूई बारिश से ज़्यादा है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला की एक आजमाइश ही है। और यकीनी तौर पे अगर बारिश हो जाती है और खुल के हो जाती है तो मौसम में काफ़ी ज़्यादा उसमें तब्दीली आ सकती है। और ये जो मरीज़ धड़ाधड़ अस्पतालों में पहुँच रहे हैं, एक तो हमें ख़ुद भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हम रोज़ इस बात पे ज़ोर देते हैं कि अगर इंतज़ामिया से कंट्रोल नहीं हो रहा, अगर हुकूमत के जो इक़दाम हैं वो नाकाफ़ी हो रहे हैं, तो हमें मास्क का इस्तेमाल तो कम से कम करना चाहिए। बच्चों को अपने इंडोर रखना चाहिए, अपने एक्टिविटीज़ को महदूद करना चाहिए ताकि हम इस सूरत हाल से बेहतर निबट सकें। आगे बढ़ते हैं और मौसम पे मज़ीद भी बात करेंगे, क्योंकि हम ये जानने की कोशिश करेंगे आगे चल के कि वो जो बारिश की पेशगोई थी 14 से 17 तक, तो आज तो फिर बारिश आज 15 हो गई है। आज बारिश हुई क्यों नहीं? अभी तक बारिश कहाँ रूठ चुकी है, इस पर बात करेंगे। लेकिन बात हो जाए ज़रा उस खबर पर जिस पर हम पहले भी बात कर रहे थे, जहाँ पर बारिश की वजह से मैच मुतासिर हुआ और फिर हमारे टीम की परफॉर्मेंस भी मुतासिर हो गई। इतनी मुतासिर हुई कि हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है और जो वाइट वॉश करने का एक चांस था वो हमारे हाथ से जा चुका है। सैयद याह्या हुसैनी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। याह्या भाई, आपको वेलकम करेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये हुआ क्या, वाइट वॉश का एक चांस था हमारे पास, वो तो जाता रहा, लेकिन क्या आउट ऑफ सिलेबस आ गया? हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि 7 ओवरों तक महदूद होगा, इस वजह से हमारी सारी कैलकुलेशन और प्लानिंग वो गलत रह गई। सबसे पहले तो जुनैद और ईशाल आपको अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ तक आपने बात की कि एक मौका आपने ज़ाया कर दिया वाइट वॉश करने का, तो देखिए बात दरअसल ये है कि इंसान अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल करता है और अपनी कोताहियों और गलतियों से बहुत कुछ गंवा देता है। तो ये जो पहला T20 मैच था वुलन गाबा ब्रिस्बेन पर, इसको मैं कुछ इसी तनाजुर में जो है वो उसका खुलासा करना चाहूंगा कि आपने पहले मैच में हारने के बाद मेलबर्न में, एडिलेड और उसके बाद पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को 4 खाने चित किया। और जो हमारी स्ट्रेंथ थी, जो हमारी कुव्वत थी, वो हमारी फास्ट बॉलिंग थी। दोनों मैचों में टॉस जीते रिजवान, पहले उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को आउट क्लास कर दिया। लेकिन देखिए, आप हर चीज एक ही फॉर्मूले के तहत हासिल कर नहीं सकते। और वो मैच जो कि वुलन गाबा ब्रिस्बेन पर बारिश से मुतासिर हुआ, 7 ओवर का वो मैच था, उसमें टॉस की कोई इंपॉर्टेंस थी नहीं। उसमें आप टॉस जीतकर जो है वो पहले बॉलिंग के लिए जाना मेरे समझ से तो बाहर था, इसलिए कि आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जाना चाहिए था। बैटिंग हमारी स्ट्रेंथ नहीं थी, बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ थी। तो अगर हम पहले मैच में बैटिंग करने के लिए जाते और 60-70 रन भी करते तो हमारी बॉलिंग में वो अहलियत और सलाहियत थी जो ऑस्ट्रेलिया को कंटेन कर लेती। लेकिन बहरहाल रिजवान ने जो है वो ज्यादा मुनासिब समझा और आप देख लीजिए, एक जा रहा था दूसरा आ रहा था और हमारे खिलाफ रन इतने बन गए कि हम उसका अपना ऊपर जो है वो। अच्छा, स्पिनर को ऐड करने की याह्या भाई बात हो रही है और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की पोजीशन में हम होते हैं। अब ख़ासतौर पे T20 हमारा एक स्ट्रेंथ भी है, उसके अंदर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन क्यों नहीं आजमाया जा रहा स्पिनर्स को भी, नए बॉलर्स को भी? और आपको लगता क्या है कि कहाँ कहाँ गलती हुई? बैट्समैन में से कोई भी नहीं चला, और कौन कौन से शोबों में हमसे गलतियाँ हुई हैं इस मैच में? जुनैद, देखिए बात दरअसल ये है कि एक जो है वो फैमिली में 6 बच्चे होते हैं ना, लेकिन बच्चा एक ही पसंद होता है। और वो तो आपने सुन ही रखा होगा कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई। जी जी। तो मसला यहाँ पर यह है कि यहाँ पर फिलहाल एतमाद आ नहीं रहा है, स्पिनर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खिला भी लेंगे, अगर आपका उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा तो वो डिलीवर कैसे करेगा? आप देखिए, हम हार रहे थे, बांग्लादेश से हार गए, लेकिन हमने उस फॉर्मूले के तहत नहीं गए। लेकिन आकिब जावेद ने आते ही आपको समझाया, बताया कि भाई
उम्र पे मत जाइए, एक्शन पे मत जाइए, नाम पे मत जाइए, चेहरे तो पर मत याहिया भाई, जाइए। यहाँ पर दुल्हन कौन थी और पिया कौन थे, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। नहीं, मैंने आपको इसलिए खुलासा किया और इसलिए मैंने इस लफ्ज को इस्तेमाल किया कि दुल्हन वही वो जो पिया मन भाए। मतलब इसका ये है कि आपको जो अच्छा लगता है आप उसी को जो है वो आजमाते ज्यादा हैं। मौका देते हैं। अगर एक आदमी की 2 या 3 बीवियां हो तो दुल्हन वही होती है जो पिया को बांधती है। ये मेरा मकसद है कि अगर आप स्पिनर को टीम में डाल भी लेंगे ना, बिल्कुल तो ठीक। वो स्पिनर को अगर आपका एतमाद होगा नहीं तो उसको आप खिलाएंगे कैसे? याहिया भाई, चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ आ जाते हैं। पिछली परफॉर्मेंस तो जो हुई सो हुई, पाकिस्तानी टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई। अगले मैचेस में हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्म करें। चैंपियंस ट्रॉफी भारत जो है वो भी डट गया है, पाकिस्तान भी अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं है और आईसीसी को तकरीबन $50 करोड़ का नुकसान होगा अगर भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता और पाकिस्तान भी जो वेन्यू है वो तब्दील नहीं करता। तो अब होने क्या जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको? देखिए ईशाल, बात दरअसल ये है कि दुनिया को नजर आ रहा है कि भारत जो है वो कुछ ज्यादती कर रहा है। अब ये बात किसी से ढकी टूटी है नहीं। देखिए हमने तो हर बार क्रिकेट को जो है वो जनाब सियासत से अलग रखा है। हम 98-99 में उस वक्त भी भारत गए थे जब शिवसेना के शरपसंदों ने फिरोज शाह कोटला दिल्ली की पिच को खोद दिया था। हमने उस वक्त भी अपनी टीम को भेजा था और हमने हमेशा क्रिकेट को सियासत से बिल्कुल अलग रखा है। जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात है उस तनाजुर में जो है वो फैसला हुकूमतें करती हैं दोनों मुल्कों में एक दूसरे की टीम को भेजने के हवाले से या एक दूसरे के खेलने के हवाले से। लेकिन अब तो वेदांत पटेल साहब जो कि अमेरिका के महकमा खारजा के तर्जुमान है, उन्होंने भी कह दिया है कि जी खेल को सियासत से अलग रहना चाहिए, सेहत को सियासत से अलग करना चाहिए। लेकिन ये जो आप बात कर रही हैं कि आईसीसी को इतना नुकसान हो जाएगा, देखिए आईसीसी का तो ना कोई हैसियत थी ना कोई है। $50 करोड़ ये आईसीसी का नुकसान नहीं है। लेकिन याहिया भाई, यहाँ पर तो भारत ने कबड्डी को भी घसीट लिया है, सियासत की नज़र कर दी है। कबड्डी टीम ने आना था, उनके ऊपर भी रोक लगा दी गई है। आप कबड्डी टीम भी नहीं आ रही है। तो जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, अगर भारत नहीं हठधर्मी अपनी दिखाता है, वो भी मोल्ड नहीं होता और पाकिस्तान भी मोल्ड नहीं होता, तो फिर सिचुएशन को आप किस तरफ जाते हुए देखते हैं? सियासत की नज़र तो भारत कर चुका है, अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचती है? आईसीसी कोई किरदार करेगा अदा अपना? देखिए पाकिस्तान की जहां तक आप बात करें, देखिए आपके पास चीजें हैं, मिसालें हैं। पाकिस्तान ने कभी हठधर्मी का मुजाहरा नहीं किया और आज अगर पाकिस्तान कोई स्टांस ले रहा है तो उसकी बुनियादी वजह भारत के वो फैसले हैं, भारत की वो हठधर्मी है, भारत के वो एक्शन है जिसकी वजह से हमें मजबूर कर दिया गया है। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? भारत हर बार जो है वो एक रट लगा देता है कि जी हम नहीं खेलेंगे। कब तक हम उनकी हठधर्मी को अंडरस्टैंड करेंगे? बहुत हो चुका। अब हमको भी एक फैसला करना होगा, हमको भी एक फुटिंग के ऊपर आना होगा और भारत जो कर रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। बात दरअसल ये है जो कश्मीर में कर रहा है और जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है कि दुनिया की लेकिन गुजारिश ये आइडियाज जो है वो कराची में होने वाली है, ये सारी चीजें आपके सामने है। लेकिन आईसीसी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, देखिए आईसीसी का मैं दोबारा से आपको बात बता दूं, आईसीसी का ना लेना है ना देना। आईसीसी सिर्फ आईसीसी का किरदार एक शादी हॉल के एक जिम्मेदार की हैसियत के अलावा और कुछ भी नहीं है और वो भी वो शादी हॉल का जिम्मेदार है जो उसने ठेके पे लिया हुआ है। देखिए ये नुकसान जो है ना ये दुनिया के क्रिकेट बोर्ड का होगा। वेस्ट इंडीज का क्रिकेट बोर्ड दिवालिया हो गया, आईसीसी के पैसों से वो चलता है। तो ये पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा, ये आईसीसी का नुकसान नहीं होगा, ये सबका नुकसान होगा। सबको जो है इसको फेस करना पड़ेगा। लेकिन याहिया भाई, जो भारत की तरफ से एक मौक़िफ़ अपनाया गया है, अगर भारत को हम माइनस करने की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये आईसीसी के लिए काबिल कबूल होगा कि वो भारत को ही माइनस कर दे असूल के ऊपर फैसला करने के लिए, या फिर कहीं पाकिस्तान से ये इवेंट छिन तो नहीं जाएगा अगर पाकिस्तान इसी तरह से अपने असूली मौक़िफ़ पर डटा रहा है, जो कि हकीकत भी है, सच भी है? देखिए जुनैद, बात दरअसल ये है कि भारत जो है वो कितना मजबूत है, भारत के कितने मसल्स हैं, भारत फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, मैं इस बहस में जा ही नहीं रहा, मैं इस बारे में सोच ही नहीं रहा। मैं सिर्फ आपसे सिंपल ये जानना चाहता हूं कि जो पैसा जनरेट होता है, जो रेवेन्यू आता है, क्या वो भारत अकेले खेल के बना लेगा? जब तक पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा, जब तक पाकिस्तान की टीम मैदान में नहीं उतरेगी, ये पॉसिबल नहीं है। टीवी राइट्स नहीं बिकेंगे, कमर्शियल नहीं आएंगे। भारत अकेले खेल के देख ले, श्रीलंका से खेल ले, ऑस्ट्रेलिया से खेल ले। अगर इतनी बड़ी बात है तो फिर हमारे पीछे क्यों भाग रहे हैं आप? जब तक पाकिस्तान भारत से नहीं खेलेगा, जब तक ये मामला नहीं होगा, तो पाकिस्तान को अब ये बताना होगा, ये दिखाना होगा, ये करना होगा कि जी हम नहीं तो कुछ भी नहीं।
याया भाई, अभी हम देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी भी दुबई जो है, दुबई से पाकिस्तान लाई गई है, इस्लामाबाद पहुंच चुकी है और उसका एक जो दौरा पाकिस्तान को करवाया जाता है वो भी शुरू हो चुका है। लेकिन कहीं ये आईसीसी की जानिब से एक खेल तो नहीं है जो खेला जा रहा है कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी भेज के पाकिस्तान को थोड़ा मुतमिन कर दिया कि नहीं, गेम तो होगी और पाकिस्तान में ही होगी, और उसके बाद एकदम से एक फैसला सामने आए कि पाकिस्तान से पूरे का पूरा इवेंट, जिस तरह जुनैद ने भी कहा कि इवेंट भी हमसे छिन सकता है। क्या ये समझते हैं कि कोई प्री प्लान चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच चुकी है? अफसोस की बात है ईशान, ये और ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि एक कमेटी डली हुई है जिसको हम अपनी जबान में बीसी कहते हैं, और कुछ ऐसी कमेटियां होती हैं जिसमें पहले से लोगों को नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं, कुछ ऐसी कमेटियां होती हैं जिसमें पर्ची रहती है और फिर ये फैसला होता है कि जी किसको ये मिलना है। तो अब तक जो सिचुएशन है अफसोसनाक है, 100 दिन से भी कम दिन बाकी रह गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान था, है और रहेगा, और भारत ने जो एक हठधर्मी का मुजाहरा किया है कि नहीं जी हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, सिर्फ उन्होंने अपनी ब्लाइंड टीम को भी रोक दिया है, कबड्डी टीम को भी रोक दिया है, अपनी टीम को भी रोक दिया है। उनके खिलाड़ियों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जी हमारे हाथ में है नहीं है। तो भारत को आना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए, खेल को जो है वो सियासत से अलग रखना चाहिए। खिलाड़ी जो है वो सफीर होते हैं और खेल की कोई सरहद नहीं होती, और यहाँ पर वो आएंगे खेलेंगे तो उनको लास्टली या भाई इख्तिताम कहाँ होता देख रहे हैं इस तमाम जो दोनों की तरफ से एक मौक़िफ़ अपनाया गया है? थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा ठहरिए, देखिए आगे बहुत कुछ होना है अभी। ठीक, बहुत शुक्रिया सही याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ उसूली है, जितने भी क्विज़ हैं वो इस हक में है कि मैच होना तो चाहिए, लेकिन वो ये भी कहते हैं, इवन इंडियन मीडिया भी इस बार तो ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि भारत को पाकिस्तान आना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारी हुकूमत अगर इजाज़त नहीं देगी तो ये फिर क्लॉज का हिस्सा भी है। आईसीसी भी उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता कि अगर आपकी हुकूमत मना करती है तो फिर आप कोई न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब करें। और हमें याद है कि नजम सेठी साहब ने ही ये अपने जिसको पीसीबी के चेयरमैन थे, ये तजवीज़ दी थी कि अगर ये मैच ना हो, इससे बेहतर है कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवा दिया जाए। और आपको पता है जुनैद के इस वक्त तरफ आना पड़े, बिल्कुल, और इस वक्त जो है तमाम स्टेक होल्डर्स के अलावा शायकीन क्रिकेट, फिर ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उनकी नज़रें भी इसी पर जमी हुई कि पाक भारत टाकरा लाजमी होना चाहिए, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो कमाई ही इसी से करते हैं। यहाँ पे शायकीन क्रिकेट का इंटरेस्ट ही सिर्फ पाक भारत को देखना होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो है ना भारत, मोदी सरकार जो है वो खेलों को सियासत से जरा दूर कर दे। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और दुहाई आवाम दे रही है क्योंकि महंगाई के मारे आवाम के लिए एक और बुरी खबर आ चुकी है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफे का इम्कान है। पिछले महीने के आगाज़ में आपको याद होगा कि कम कह के फिर बढ़ा दी गई थी। 16 नवंबर से पेट्रोल 4 रुपये और डीजल 5 रुपये फ़ी लीटर महंगा होने की तवक्को है। तो सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना। आपको वेलकम कहेंगे डॉक्टर साहब। पाकिस्तान मॉर्निंग में ये जो सिलसिला है, हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम होती हैं, यहाँ पे फिर भी कम नहीं होती हैं, और जब इजाफा होता है तो फिर कई गुना इजाफा हो जाता है। ये क्या हो रहा है पाकिस्तानी अवाम के साथ? आपको लगता है ये इंसाफ है और वक्त की ज़रूरत है, या फिर ये गैर ज़रूरी हैं सारे टैक्सेस और ये इजाफे? देखें, एक तो हमारे जो हुकूमत के अखराजात हैं वो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। यानी कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसके ऊपर जो हुकूमती अखराजात का बोझ है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस बोझ को पूरा करने के लिए IMF ने एक कंडीशन लगाई हुई है कि अगर आपने हुकूमती अखराजात करने हैं तो उनको आप टैक्स से के साथ पूरा कर सकते हैं, आप कर्जे नहीं ले सकते। उसका जो शेक है उसमें आप एक सरप्लस, प्राइमरी सरप्लस कहते हैं इसको, कि हुकूमती अखराजात से रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि एक सरप्लस बने, और उस सरप्लस से फिर आप अपने जो कर्ज़ों का बोझ है उसको कुछ ज़्यादा उसका कर सकें। तो ये जो पॉलिसी है, आलमी मार्केट में भी कीमतें बढ़ने जा रही हैं, इस वजह से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, या फिर IMF की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है कि दोबारा से इसके ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लेवी बढ़ाई जाए, इस वजह से कीमतें बढ़ रही हैं? वजूहात क्या हैं इसकी, एक बार फिर से एक महीने के अंदर दूसरी बार?
क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आई थी कि जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे, और पहले 4 महीने में इस साल के फिस्कल ईयर में तकरीबन 190 बिलियन का शॉर्टफॉल हुआ है, और आगे चल के और ज़्यादा 500 बिलियन के करीब का शॉर्टफॉल की तखमीने हैं। सो बेसिकली अब आप एफबीआर पे प्रेशर है कि मिनी बजट लेके आया जाए। पेट्रोलियम टैक्सेस जो हैं वो एक आसान तरीका है कलेक्ट करने का, अवाम की जेब से पैसे निकालने डॉक्टर का। साहब, इस वक्त कितनी लेवी पर लीटर वसूल की जा रही है और आईएमएफ की शर्त क्या है, कितनी होनी चाहिए? एग्जैक्ट तो अमाउंट इस वक्त मेरे पास नहीं है, बट ऑब्वियसली जब इंटरनेशनल प्राइसेस गिर रही हैं तेल की, $70 के से भी नीचे आ चुकी हैं। आपको पता है कि $100 पे से ऊपर बड़े अरसे तक तेल रहा था जब हमारी ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, और एनर्जी वाज द लीडर इन इट, तो उससे तो खासा गिर चुका है। सो अगर ये $30-35 पीक से नीचे आ चुका है पेट्रोल, तो हमारी कीमतें उस तरह से तो नीचे नहीं आई। सो ज़्यादातर जो ये ड्रॉप इन इंटरनेशनल प्राइसेस है उसका बेनिफिट गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू के तौर पे ले रही है, और अवाम को वो रिलीफ नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो इंटरनेशनली कीमतें गिर रही हैं उसका अवाम को फ़ायदा नहीं, अवाम का जो टैक्स है वो अवाम का खून पसीना है, वो निचोड़ के जो हुकूमत है अपने अखराजात पे, अपने प्रोटोकॉल्स और मरात पे लगा रही है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया हुकूमत और अब अहदाफ को पूरा करने के लिए अवाम को एक बार फिर से तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, और 5 रुपये तकरीबन डीजल के ऊपर भी प्राइसेस जो बढ़ने जा रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो और अवाम को मजीद रिलीफ दी जाए, बल्कि तंग किया जाए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम शहर कायद को, कराची को रोशनियों का शहर कहते हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रीट क्राइम की बात करें तो वहाँ पर उसका जिन बेकाबू नज़र आता है। रोशनियों के शहर को भी नहीं बख्शा अवाम ने, अवाम बेयारो मददगार हैं, लुटने पर मजबूर हैं। शहर कायद में रवां बरस अगर हम दादोशुमार आपके साथ शेयर करें तो 10 माह के दौरान 62,000 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हुई हैं। और CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक भी शहर में 10 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान डकैती, मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 105 शहरी भी तकरीबन जान बहक हो चुके हैं, हाथ धो बैठे हैं जान से। 478 शहरी जो हैं वो इसमें वारदातों में जान बहक हो चुके हैं। अदादोशुमार जो बताते हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसके साथ बात करने के लिए और एक फीलिंग ये आती है कि कराची को शायद डाकुओं के, लुटेरों के रहम करम पर छोड़ दिया गया, और शायद ही कोई फैमिली, शायद ही कोई इंडिविजुअल बचा हो जिसके साथ कोई स्ट्रीट क्राइम ना हो चुका हो। तो हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत के अली राशिद साहब, आपको वेलकम कहेंगे। अली साहब, पाकिस्तान मॉर्निंग में ये जो एक तासुर मिल रहा है कि चूँकि पीपल्स पार्टी को नहीं चुनते इलेक्शन में कराची के अवाम, इस चीज़ का बदला लिया जाता है, और जिस तरह से जो स्ट्रीट क्राइम है जितना इजाफा इनमें हो चुका है, 10 माह के जो आदाद शुमार हैं उसमें 105 शहरी तो जान से जा चुके हैं, दीगर जो वारदातें हैं उसमें 478 शहरी जान बहक हो चुके हैं। तो दीगर जो चीज़ें उनसे लूटी हैं उसको तो हम बाद में आपके साथ शेयर करेंगे, आपके इल्म में होगा यकीनी तौर पर। वजह क्या है इसकी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया आपका, आपने मुझे देखें, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये तासुर कि कराची के शहरी पीपल्स पार्टी को नहीं चुनते तो उनसे बदला लिया जा रहा है, ये तो दुरुस्त बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप उठा के देखें हाल ही में जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, कंटोनमेंट के हुए, बल्दियात के हुए, इवन जो जनरल इलेक्शन हुए, उसमें कराची शहर में पीपल्स पार्टी ने इतने वोट लिए हैं और इतनी सीटें ली हैं, और 8 फरवरी को कुछ मामला अगर नहीं होते तो और भी सीटें शायद पीपल्स पार्टी लेती। तो ये तो हमारा शहर है, हम ओन करते हैं, मेयर हमारा है, बाकी सब चीज़ें हमारी हैं। जहाँ तक चैलेंजेस का सवाल है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इससे हम बड़े ज़िम्मा नहीं होंगे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो पूरे मुल्क में ऐसी है। देखें, यहाँ अटैक्स हो रहे हैं, इन्फ्लेशन, ये जो महंगाई होती है उसका एक ताल्लुक होता है जराइम पेशा अनासर को बाहर आने में और लोगों को जराइम
अली राशिद साहब, अगर आप कह रहे हैं कि आप इससे बड़े ज़माने नहीं हो रहे तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपने खुद माना कि आपने कराची शहर के अंदर से भी सीटें जीती, फिर मेयर भी आपका पीपल्स पार्टी का है। उसके बाद अगर आप बात करें महंगाई की, तो महंगाई इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर है, पूरे पाकिस्तान को यही मसाइल दरपेश हैं जो कि सिंध को दरपेश हैं। फिर सिर्फ शहर कायद के अंदर वारदातें होना, लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा महफूज सिटी है इस हवाले से, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, बहुत सारे बाकी अगर हम शहरों की बात कर लें, अजला की बात कर लें, तो जो रेशो कराची शहर के अंदर है वारदातों की, उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हम, किसी सूरत भी मुकाबला है ही नहीं है। तो महंगाई तो ओवरऑल है, फिर सिर्फ महंगाई, कैमराज लगाए जाना, उनके अगेंस्ट कार्रवाई ना होना, इसमें तो सिंध हुकूमत डायरेक्टली लगता है कि खुद उन्हें खुली छूट दे रही है मुजरिमों को। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं पहली चीज़ तो यहाँ जस्टिफाई नहीं करूँगा ना, मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ कि इसमें हमें बेहतरी की गुंजाइश है, हमें और मेहनत करनी है, मगर साथ साथ ये भी कहता चलूँगा कि हम काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बताऊँ कि कितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कितने ऐसे गैंग्स हमने डिसमेंटल किए हैं, कितने लोग पकड़े गए हैं, कितने पुलिस वालों के ट्रांसपोस्टिंग्स हुई हैं इसी मद में कि अगर परफॉर्मेंस नहीं है, स्नैप चेकिंग हो रही है, आप देखेंगे कि कराची शहर में चीज़ें थोड़ी बेहतरी की तरफ आपको जाती हुई दिख रही हैं। आइडियल नहीं है मगर पहले से बेहतर है। और जहाँ तक रहा लाहौर और बाकी दीगर जगहों का, देखें पॉपुलेशन एक बड़ा फैक्टर होती है ना। कराची शहर है वो काफ़ी दुनिया के ऐसे मुल्क हैं जिनसे बड़ा है, पॉपुलेशन इतनी है, वो कोई आप कंपैरिजन कर इसमें कोई शक नहीं है। अली साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो कौमें वहाँ पे आबाद हैं, जितना बड़ा रकबा है कराची का, उसे ओवरकम करने में, उसको काबू पाने में बहुत से चैलेंज का सामना है। लेकिन जो सबसे बड़ा बेनिफिट और एक प्लस पॉइंट है पीपल्स पार्टी को हासिल, कि तसलसल के साथ आप ये तीसरा चौथा टेन्योर है जो आपको वहाँ पे चार्ज मिल रहा है, आपको हुकूमत मिल रही है, आपको मैंडेट मिल रहा है। और अगर आप कह रहे हैं कि कराची के लोगों ने आपको चुना है और आप उनको ओन करते हैं, तो और भी अच्छी बात है। फिर तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी पॉलिसी लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो और प्लानिंग अच्छी हो, मेरिट का इस्तेमाल करते हुए कॉम्पिटेंट बंदों को लगाया जाए, फिर तो मसला ही नहीं होना चाहिए। तो प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है? इतने अरसे बाद भी जराइम की शरह में कमी के बजाय मुसलसल इजाफा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जराइम पेशा नासिर, ये आपने सुनना कब शुरू किया कि ये स्ट्रीट क्राइम बहुत एकदम से बड़ा है? 90s से देख रहे हैं तो उसके बाद चार्ज आपके पास है। नहीं, 90s से नहीं, अभी रिसेंट जो आप एक राइज देख रहे थे ना, ये केयर टेकर सेटअप जब आया था, जब एक 8-9 महीने का गैप आ गया था एक सिंध गवर्नमेंट जो इलेक्टेड है और केयर टेकर सेटअप में, उसके बाद ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया था इसका। और उसके जैसे ही सिंध हुकूमत मिली, एक हमें स्टेटिस्टिक्स के साथ चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दी कि ये ऑलरेडी इसमें एक स्पाइक आ चुका है। हमारे पहले होम मिनिस्टर नहीं होता था, इस दफ़ा हमने ये देखते हुए कि एक ऐसा सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर जिसमें एक अलग मिनिस्टर की मौजूदगी ज़रूरत है कि सीएम साहब के पास सिर्फ ये नहीं हो महकमा, तो वो है। और आप देखेंगे डेली बेसिस पे इस पर मीटिंग्स भी हो रही हैं। कल ही जो है होम मिनिस्टर साहब ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, स्टेटिस्टिक्स के साथ बताया भी। जैसे अगर आप देखें चाइनीज़ कॉन्वॉय पे जो हमला हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, सिक्योरिटी इदारों को उस चीज़ में होना चाहिए, उसका अजाला किया, वो लोग पकड़े गए। अच्छा, ये सेफ सिटी कैमरास की अगर बात की जाए तो कितने इस वक्त पूरे शहर में नस्ब हैं, कितने उसमें से ऑपरेशनल हैं, ज़रूरत कितनों की है, कहाँ कहाँ कमी अभी तक रह चुकी है जो अभी आप समझते हैं वहाँ पे लग जाने से मज़ीद बेहतरी आ सकती है? देखिए, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट के थ्रू हम इसको एवेल्यूएट कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे कैमरेज थे जो सही चल नहीं रहे थे, उन चीज़ों को हमने हाईलाइट कर दिया, उसको आइडेंटिफाई कर दिया और इन चीज़ों पे काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे इन चीज़ों में बेहतरी आएगी। और स्ट्रीट क्राइम में अगर आपको कंपैरेटिवली बताऊं, अगर ये आप 6 महीने से कंपेयर करें, अभी जो चल रहा है वो कम है। चलें अली साहब, हम लोग जो दुआ गो हैं बन जाती हैं। जी। नहीं, बिल्कुल हम दुआ गो हैं कि आप लोग कामयाब रहें और सिंध हुकूमत जो है वो कुछ कर पाए। और जिस तरह से आप कह रहे हैं इकदाम किए जा रहे हैं, दादोशुमार जो है बेहतर हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में मजीद दादोशुमार बेहतर हो। हम दुआ कर रहे हैं और वो दुआ करेंगे तभी कुछ होगा, सिर्फ दुआओं से कुछ नहीं होने वाला। आप ठीक कह रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। और बाराने रहमत की बात हो रही थी, बात ये हो रही थी कि बारिश जो है वो होगी और उसकी कल हमने देखा पेशेंगोई भी की गई कि लाहौर और उसके गिरदो नवा में पंजाब में बारिशें जो है वो मुतवक्के हैं 14 से ऑनवर्ड 17 तक। लेकिन इस
इस वक्त लाहौर में आलूदगी जो है वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है, बारिशें नहीं हो रही हैं। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे सरदार साहब आपको। सरदार साहब, फोरकास्ट भी किसी काम नहीं आई। बताया जा रहा था कि बारिश में तवक्के है, लेकिन 14 गुजर गया, 15 आ गया, लेकिन अब बारिश क्या होगी भी या नहीं, रूठ गई बारिश फिर से? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, लाहौर के लिए तो कोई बहुत ज़्यादा चांसेस मेरा ख़्याल है नहीं बताए गए थे, बस एक इम्कान ज़ाहिर किया गया था और इम्कान अभी भी मौजूद है। हो सकता है आज रात में कुछ हल्की बारिश हो जाए, आने वाली सुबह, यानी रात गए और सुबह, यही इम्कान है लाहौर में कि लाहौर और गिरदनवा में, कहाँ फैसलाबाद, फोरकास्ट कहाँ की सरगोदा थी और उस एग्जैक्टली तरफ। सरदार साहब, और वहाँ बारिश हुई या वहाँ से भी अभी जी, तक जी। गायब है? वहाँ केपी में अच्छी बारिश, जी, केपी में अच्छी बारिश हुई है। दीर की तरफ 42 मिलीमीटर बारिश हुई है, दीर में, मालाकंड पूरे में और पारा चिनार की तरफ। केपी के बेशतर इलाकों में हुई है और बलूचिस्तान में भी कोई हल्की फुल्की हुई है 1-2 जगहों पर। तो ज़्यादा फोरकास्ट तो केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद से नॉर्थवर्ड जो आपका पंजाब है, यानी इस्लामाबाद, मरी, जेलम, सियालकोट वगैरह, उन इलाकों में आज उधर भी मुतवक्के है। आज शाम को हो जाए, रात को हो जाए, कल तक है ये स्पेल। ठीक है, ठीक है सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हम ये दुआ करते हैं कि तमाम लोगों से अपील भी बल्कि करते हैं, नमाज़ें इस्तार कर दीजिए, नमाज़ें अदा कीजिए ताकि बारिश जो है वो हो सके, फोरकास्ट भी हमारी जो है वो सही साबित हो सके और बारिश पंजाब में स्पेशली लाहौर में हो सके। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि बहुत सारे अहम इशूज़ हैं जिन पर बात करना बाकी है। आपसे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहेंगे सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। कुछ बात हो जाए पंजाबी ज़ुबान की, जो कि माँ बोली भी है। ख़ासतौर पे पाकिस्तानी पंजाब हो या भारतीय पंजाब हो, एक इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं यहाँ के रहने वाले। और अब तो ये यकीनी तौर पे जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको भी इसकी अहमियत से रोशनास करवाना वक्त की ज़रूरत बन चुका है। तो इसी मुनासिबत से पंजाबी कॉन्फ्रेंस भी मुनाकिद की गई है, जो कि 18 से 20 नवंबर को लाहौर में होगी और इसका इनाकाद किया जाना, इसका मकसद जो है पंजाबी ज़बान का वो उजागर करना है। और इस पर हम बात भी करेंगे अपने मेहमानों से कि पंजाबी कॉन्फ्रेंस का बेसिकली मकसद क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़हीर भट्टू साहब, फोकल पर्सन है पंजाबी कॉन्फ्रेंस के, और सबला पंजाबी फोक सिंगर भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो। और जी आयानू जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी फीलिंग आ रही है पाकिस्तान आके? वाह जी वाह, क्या बात है। सतीब अबला साहब, तुसी दसो कि लग रहा है तुसी परदेस हो या एक फीलिंग आ रही है अपना ये दी? ਉਹ ਜਿਕਣਾ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਧਰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਝਟਕਤਾ ਚਾਚੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਖਾਬੇ ਖਾਣ ਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਥੋੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਿਹਾਰੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਵੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਤੜਕਾ ਵੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਆਈਏ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਇਹ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਨਾ ਗੱਲ ਅਪੜਾਵਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਦੇ ਇਲਮ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਸ ਲਈ ਹੈ। 18 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੋਕਲ ਪਰਸਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਜੀ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ 100 ਪਲੱਸ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਦ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ,
क्योंकि मैं समझना कि लिटरेचर किसी भी ज़बान चो है जिंदे पिछे फलसफा सोशल साइंसिस और साइंसिस भी ईवन प्योर साइंसिस भी होंदियां ने सो इहदे विच असी टैक्नोलॉजी दे सैशन रखे हुए ने इहदे च असी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दे उपर है और बल्कि क्लाइमेट चेंज जिस तरह हुण सूरत चल रही भी पंजाब दे जिहड़े वड्डे मसले ने वो है पंजाब दे किसान दे हवाले दे नाल है मौसीकी भी तो होएगी डॉक्टर साहब मौसीकी सती पबला साहब ने वो देती है बिल्कुल वो ही बुलाया है तो सती साहब गुजरा हो जाए है पंजाबी तड़का को अपने पसंद का गीत सुना दो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਸੇਮ ਹੀ ਕੁਝ ਗਾਉਂਗਾ बिल्कुल सुनाओ बिल्कुल ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ओ जावो नी कोई मोड़ लियावो ओ मेरे नाल गया अज लड़के ओए अल्लाह करे जे आवे सोना उदे मा जान कदमां विच धर के छल्ला बेरी ओए बूरे छल्ला बेरी ओए बूरे छल्ला बेरी ओए बूरे ओए वतन माहीदा दूरे वे जाना ही पहले पूरे वे गल सुन छल्लिया टोला वे ते थोका दा योला टिंडैण ओ छल्ला कन दिया वे डंडिया ओ छल्ला कन दिया वे डंडिया छल्ला कन दिया वे डंडिया छल्ला कन दिया वे डंडिया छल्ला कन दिया डंडिया वे गल्लां छज पा छंडियां वे सारे पिंड विच वंडियां वे सारे लाहौर विच वंडियां वे गल सुन छल्लिया राइया वे डाडी तोड़ निभाइया। वाह जी वाह सती जी बड़े गाने सुने ने लेकिन पंजाबी दी अपनी मिठास है। देखो ਅਸੀਂ ब्रेक ही सोच रहे सी कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ना कोई हारमोनीयम है ना कोई तबला है ना कोई साज है किस तरह जान पेगी लेकिन ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ माशाल्लाह देखो जी ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ जज्बात ਤੇ फीलिंग होंदी जज्बात। अच्छा पंजाबी के अंदर भंगड़ा भी पंजाबी में ही सजता है वैसे अगर हम किसी और ज़बान की बात करें तो भंगड़ा अच्छा भी नहीं लगता। हाँ जी बिल्कुल क्योंकि पंजाबी ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੋ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਲੁਕ ਹਲੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਲੋਕ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ। देखो हुण बाहरले मुल्कां दे विच बहुत पंजाबी चले गया पूरा हिंदुस्तान पहुँच गया प्रदेशों च पर साडा पंजाबी भी बहुत पहुँच गया। जदों मैं शुरुआत च गया मेरे कुछ दोस्त बने कराची तो सी पिछों पंजाब तो गए सी उन्होंने एक ईद का प्रोग्राम रखा ਉਹਦੇ 'ਚ पाकिस्तान तो कोई लोकल लेडीज़ आई तो उन्होंने पता सी ये सिंगिंग करदा उन्होंने मैनू भी बुलाया। अच्छा फिर मैं कुछ उत्थे अपने पंजाबी गाने गाए वो सारे पाकिस्तानी भरावां ने इन्ना फन किया उन्होंने मेरे गल ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੋੜਤਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਈਦ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਲ ਬਰੋਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਰੈਸ ਅਪ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕਾਫਤ ਹੈ हाँ जी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਚਾ ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। अच्छा डॉक्टर साहब तुहाडे लावांगे कि इस कॉन्फ्रेंस दे विच ऐसी की अट्रैक्शन रखी गई है कि बच्चे बड़े जवान पंजाबी कॉन्फ्रेंस अटेंड करन और आन इनू वेखन वास्ते इनू सुनन वास्ते की अट्रैक्शंस रखियां गई हैं। जिवें कि मैं पहले गल कीती है ना कि साडी सैकंड कॉन्फ्रेंस है और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारियां शैवां जिहड़ियां ने ना वो साडे लई सौखियां होईयां इस लई मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस तो वॉलंटियर दी कोई 200 प्लस तादाद है बच्चों की
ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ ਡਰਾਮਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਸੂਰਜ ਸੀ ਉਹ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਫ ਸੈਲੈਬਰਿਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ। अच्छा 18 तो 20 तारीख तक हो रही है डॉक्टर साहब है तो अपने तौर पर सारा कुछ कर रहे हो तुसी या गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है ਤੁਹਾਨੂੰ? गवर्नमेंट ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਲਾਕ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੁxtਲਫ ਸਪਾਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ 2 ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੁਝਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਕਿੰਨਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਰਾਏ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਫਿਲ PhD ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਝਿਜਕ ਸੀ ਜਾਂ ਆਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਜ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਸੁਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਰ ਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਸਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁxtਲਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਹੋਣ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਾਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਭਾਰਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਅਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਕੱਟਣਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਪਿੱਛੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ, ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਆ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇਗੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਔਜਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰਾਂਝਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਔਰਤ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਜੂ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲੀ ਆ ਉਹ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅਰਥੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੀਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਗੇ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣੀ। ਪਿਟਲੀ ਮਾਰ ਦੁਹੱਤੜੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਓਏ ਅੱਜ ਕਲੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੂਰਮੇ, ਓਏ ਢੱਡ ਸੁਰੰਗੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਚਮ ਚਮ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਜੱਟੀ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਦੇ, ਛਮ ਛਮ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਜੱਟੀ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਦੇ, ਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਵੇ ਰਾਂਝਾ ਮਾਫ ਜੱਟੀ ਦਾ ਪਾਰਾ, ਇਹ ਜੋ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਏ ਸਮਝੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਨਾ
ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਏ ਸਮਝੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਨਾ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਾਫਲਾ ਏ ਸਾਰਾ ਓਏ ਡੋਲੀ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਡੋਲੀ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਓ ਮੇਰਾ ਝੂਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਲਾਇਆ ਚਾਕ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਓਏ ਕਰ ਦਈ ਮੁਆਫ ਰਾਂਝਣਾ ਅਬਲਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤਨ ਹੈ ਸਿਦਕ ਵੇ ਤੇਰਾ ਔਜ ਲਿਆ ਵੇ ਯਾਰਾ ਉਹ ਜਦ ਹੀਰ ਸਿਆਲੋਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਜਦ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਓਏ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੀਆਂ हीर का दर्द सी। आपने हीर का दर्द आज तक हम यही सुनते आए कि हीर ने धोखा दे दिया, आज आपने हीर की जो साइड का दर्द है वो भी आपने बयान किया। पाकिस्तान दे विच आके तुसी किस तरह का माहौल इत्थे वेखिया वे ਤੁਹਾਨੂੰ जो एक नक्शा पेश किया जा रहा है भारत दे विच कि पाकिस्तान जिहड़ा पुरअमन मुल्क नहीं है उत्थे अपनी टीमां नहीं भेजनियां चाहिए, तुसी आके की वेखिया है पाकिस्तान नूं किस तरह का पाया? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਟੂਰ ਅੱਜ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆ। अच्छा, कोई खौफ महसूस होया है, कोई किसी किस्म का कोई इनसिक्योरिटी महसूस हुई होए या कोई रोक टोक होए गवर्नमेंट की तरफ होई तुसी इत्थे नहीं जाना ऐ नहीं करना, कोई ऐसा नहीं पर्सनल एक्सपीरियंस भी ते शेयर करो? कुछ नहीं कीता, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭੇਜੀਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਸਮੌਗ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਮੁਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ? ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਸ਼ਊਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲਾਸ਼ਊਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਅਮਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕੱਦ ਉੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਪਈਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਧੋਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੱਗ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੋਚਾਂ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਲੋੜਾਂ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਫਰਕਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਫਿਰ ਇਹ ਤਫਰਕਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਫਰਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਤਫਰਕਾ? ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਆਪਸ 'ਚ, ਦੋ ਭਰਾ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਇਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਦਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦੂਰ ਨੇ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੰਜ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਅਮਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਝਲਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਸਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਸੂਰਜ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬੂ ਰਜਬਲੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ। ਬਾਬੂ ਰਜਬਲੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਸਥਾਈ ਤੇ ਅੰਤਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਐਨੀਮਲ ਮੂਵੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਰਜਬਲੀ ਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਬਾਬੂ ਰਜਬਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਰਜਬਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਪ ਪਸਤੌਲ ਬੰਦੂਕ ਤੀਜੀ, ਇੱਕ ਤੋਪ ਪਸਤੌਲ ਬੰਦੂਕ ਤੀਜੀ, ਉਹ ਦੱਬੋ ਲਿਬਲਬੀ ਕਰਨਗੇ ਫੈਰ ਤਿੰਨੇ, ओए नाचा नकलिया और गवंतरी भी, नाचा नकलिया और गवंतरी भी, ओ जिथे खड़न लगाम दे लहर तिन्ने, झूठ बोल दे सच थोड़ा, झूठ बोल दे सच थोड़ा, झूठ बोल दे सच थोड़ा, ठेकेदार वकील ते शहर तिन्ने, हो रजब अली गुलाम ते जट पाड़ा, रजब अली गुलाम ते जट पाड़ा, रज्जे नहीं गुजार दे खैर तिन्ने। नाज़रीन वेलकम बैक। और अभी आपकी मुलाकात हम करवाते हैं रायन और आइजक नामी होनहार बच्चों से। और इन बच्चों की उम्रें तो कम है लेकिन इनके हाथ में महारत है, जादू समझ लें अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रायन और आइजक सबसे कम उम्र तबला बजाने वाले बच्चे हैं और सिर्फ होनहार बच्चों के वालिदैन भी उनके साथ मौजूद हैं और बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन भी हैं। फादर मदर जो हैं वो डिज़ाइनर हैं और इतने होनहार बच्चों के वालिदैन जाहिर है होनहार होंगे तो ही बच्चे आगे से इतने कामयाब निकलेंगे। हम आपका इंट्रोडक्शन सबसे पहले अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। वेलकम टू शो जी। हमारे साथ डॉक्टर जार साहब मौजूद हैं, माहिरा जार साहिबा मौजूद हैं और साथ साथ हमारे साथ आइजक और रायन भी मौजूद हैं। वेलकम टू शो आपको। थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। थैंक यू। इससे पहले कि बच्चों आपकी तरफ आए जरा हम आपके पेरेंट्स से पूछ लेते हैं कि जी ये आइडिया इन बच्चों का था या आपका था और आपकी फैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड है कि तबला बजाते हो या कोई म्यूजिक से शगफ रखते हो? बुनियादी तौर पर तो इन्होंने मुझसे लिया क्योंकि मैं आई यूज्ड टू प्ले जैज़। आपको खुद भी शौक था? हाँ मुझे तो था। अच्छा। मुझे एक्चुअली खुद ही आ गया था। आई हैड दैट बीट। आप ब्रेक में बता रहे थे कि आप टेबल भी बजाते रहे हैं। टेबल यूनिवर्सिटीज में भी, कॉलेजेस में भी, हर जगह ये। आपको बाय प्रोफेशन किसने नहीं चूज करने दिया कि आप तबला बजा सकते हैं? पेरेंट्स ने रोका या फिर आपको खुद ही लगा कि नहीं? कभी किसी चीज से नहीं रोका। मुझे ख्याल ही नहीं आया कि तबला सीखना भी है। तबला मैंने बहुत लेट सीखा है। आई थिंक 2010 या 2010 की बात। तो इसका मतलब है बेगम ने सपोर्ट किया आपको तबला सीखने में क्योंकि उस वक्त वो आपकी लाइफ में आ चुकी होंगी। ज़ारा साहिबा जी। मैंने बहुत बर्दाश्त किया। अच्छा बर्दाश्त किया कि पूरा अगर ट्रिप इस्लामाबाद का जा रहा है तो उसमें मुसलसल डैशबोर्ड एक ही गाने में बजता जा रहा है। बट व्हेन ही लर्नड इट तो ही वाज लर्निंग टिल अर्ली इन द मॉर्निंग। 4 बजे तक ही वुड बी प्लेइंग द तबला। सो एक दफ़ा ही मेक्स हिज माइंड अप, ही वांट्स टू लर्न समथिंग, ही इज अ गुड लर्नर। अच्छा रायन और आइजक जरा आप दोनों पे आ जाते हैं कि स्टडीज़ करने की उम्र में पेरेंट्स तो मना करते हैं लेकिन आप खुशकिस्मत है कि आपके पेरेंट्स भी आपको इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैनेज कैसे करते हैं? कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है पढ़ाई को? बेसिकली इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। इफ यू कैन मैनेज द टाइम तो यू कैन डू एवरीथिंग। तो कितने लोगों से एप्रिसिएशन मिल चुकी है? क्या कुछ बजा लेते हैं और क्या सिंगिंग का भी शौक है या सिर्फ तबले का? हमने बीच में सिंगिंग सीखी थी उस्ताद रुस्तम फतेह अली खान से। बट बिकॉज बजाते खुद उनसे? जी गाना हमने सीखा तो बट वी स्टॉप लर्निंग क्योंकि स्टडीज़ भी थी, सारा कुछ था तो वी हैड टू मैनेज ऑल ऑफ दैट। और आप 7th क्लास के स्टूडेंट हैं, इतनी छोटी सी एज में इतनी परफेक्शन के साथ तबला बजाते हैं। ये हुनर और ये सलाहियतें जाहिर है खुदादाद हैं आपके ऊपर से। निखारा किसने, बाबा ने या कोई उस्ताद आपने स्पेशली हायर किए जिन्होंने आपको ट्रेन किया दोनों को? वेल हमारे जो उस्ताद जी हैं सर बाबर शकील, उन्होंने हमें काफ़ी कुछ सिखाया। वीव हैड क्योंकि उस्ताद ही रहता है। वंस यू हैव एन उस्ताद वो उस्ताद ही रहेंगे। सो
we've had like पहले डैड की जो उस्ताद थे वो हमारे उस्ताद थे, लेकिन वो तब थे जब हम बिल्कुल छोटे थे और हम टिकते नहीं थे तबला पे। फिर उसके बाद we had another sir। अच्छा, आपने कहा तबले पे दिखते नहीं थे, मतलब पीछे छुप जाते थे, तबला बड़ा था, आप लोग बहुत छोटी स्टेज में थे। या फिर बातें तो होती रहेंगी, जरा तबले पे आ जाएं और हमें कुछ सुनाएं, हमारे नाज़रीन को बताएं, अपने हाथों का जादू चलाइए। बिल्कुल, हम पहले आपको बताते हैं हम बजा क्या रहे होंगे। तो पहले हम आपको एक क्लासिकल पीस सुना रहेंगे और फिर एक जो मॉडर्न पॉप पाकिस्तानी है। तो क्लासिकल में हमें जो बजा रहे हैं वो आप लोगों को पता नहीं चलता, बिकॉज द थिंग यू आर मोस्टली लिसनिंग टू इज द म्यूजिक। मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आती है, तो आप लोग बजा के बताएंगे तो समझ आएगा। तो जो वो है ना जो आप म्यूजिक सुनते हैं उनके पीछे जो सिंपल जो बीट चली होती है ना, तकरीबन हर म्यूजिक जो मोस्ट कॉमन है वो है 3 ताल। और 3 ताल हम तबले पे बजाएंगे एक लहरे के साथ। तो वो तारों के साथ होता है ना जो बजाते हैं? नॉट नेसेसरली। टाइप ऑफ गिटार आई थिंक? नॉट नेसेसरली, बिकॉज 3 ताल इज अ बीट। ओके, या सो बेसिकली देयर मल्टीपल बीट्स इन तबला फ्रॉम व्हिच 3 ताल इज द मोस्ट। एंड इसके पीछे हम एक लहरा लगाएंगे जो बेसिकली एक होता है, एक रिदमिक साइकिल चल रहा होता है जो हमें जो तबले को डिसिप्लिन में रखता है, ताकि जब भी हम बजाएं तो हमें एक न्यू ट्रेंडी तबला जो है वो सुनने को इस वक्त मिलेगा, जो कि आजकल सुनना चाह रहे हैं लोग। तो पहले तो हम आपको जो क्लासिकल सुनाएंगे, या दैट इज द व्हिच वेयर वी आर गोइंग टू बी शोकेसिंग। या ओके, ऑलराइट। चक्रधार। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त राइम। और आज तक वेरी गुड, वेरी नाइस। इतना खूबसूरत आप लोग ने तबला बजाया। और जो जी अभी थोड़ा तो लहरा भी पीछे हमें सुनाई नहीं दे रहा था बिकॉज़ ऑफ वॉल्यूम। आप दोनों का फेवरेट ज़्यादा क्या है, क्लासिकल या पॉप या
दोनों ही? Well, it depends on the mood. Sometimes you would want to be. हम देख रहे थे कि दोनों की केमिस्ट्री भी थी, एक दूसरे को देख के आईज के साथ एक दूसरे को मैसेज आप लोग कन्वे कर रहे थे, ये इसकी नीड है कि आप लोग in a way we were conveying messages कि तुमने इसका मतलब प्रैक्टिस भी आप दोनों एक साथ ही करते होंगे, इसके लिए आपको लग रहा है कि काफी टाइम लगा? Sometimes, but not usually. अच्छा। क्योंकि that's why we interact like this आंखों से. Obviously we can't go like this, जैसे we can't pop out her eyes. हाथ तबले के ऊपर थी और आंखें एक दूसरे के ऊपर जमी नहीं थी और एक दूसरे को आप मैसेजेस यूं डिलीवर कर रहे थे। कब ये बजाना है? अच्छा, आप दोनों किसके फैन हैं? आप दोनों किससे इंस्पायर हुए या किसको फॉलो करते हैं? हमारे एक्चुअली काफ़ी मेंटर्स हैं, वो आइज़क बताएगा। मेरा मतलब of course we were inspired by our dad. शौक तो उनसे आया। इंडियन भी काफ़ी हैं, जाकिर हुसैन, exactly, उस्ताद तारी। फिर हमारे उस्ताद जी हैं सर बाबर शकील, उनके भी जो उस्ताद बल्लू खान। अच्छा। तो उनसे भी हमने वो क्या कहते हैं, समझे वो उनके डिसेंडेंट हैं, हम अब्ते सर के डिसेंडेंट हैं। बिल्कुल। और आप लोगों ने गोल्ड मेडल भी मौसीकी में हासिल कर रखा है, उसके बारे में बताएं, कहाँ पर परफॉर्म किया था? हमने काफ़ी अरसे से इसकी तैयारी कर रहे थे, बिकॉज वो APMC है, ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। ठीक है। तो वहाँ पर वी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड वो जब बजाया तो उसके बाद सारा जितनी भी वो मेहनत थी ना, इट ऑल मैं सुकून में आ गया। हार्ड वर्क ऑलवेज। अच्छा, ये तबला जो है ये वैसे तो यहाँ पे भी मिल जाता है, लाहौर के अंदर बाजार हुस्न जहाँ पे मौजूद है, तो आप लोग यहाँ बाहर से मंगवाते हैं या यहीं लोकल मैन्युफैक्चर्ड इस्तेमाल करते हैं? वेल हमने ये तो लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं, ये टकसाली गेट पे वहाँ पे, और लेकिन मेरा मतलब ये जो इनके जैसे वुड होती है और इनकी जो लेदर एंड एवरीथिंग स्किन वगैरह, मुझे ख्याल में सेटिंग भी आपको करनी पड़ती है। इट ऑल मैटर्स, द साइज ऑफ द, अब जैसे ये है, ये मेटल का जो है, इसका साइज मैटर करता है, इसका भी साइज मैटर करता है, और टाइप ऑफ वुड। अपने साइज के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है तबले। अब दूसरे ट्रैक की तरफ हमारा दिल तो कर रहा है कि गपशप बहुत सी अभी और भी होनी चाहिए, लेकिन वक्त की कमी है, तो हमें दूसरा जो ट्रैक है वो भी चाहेंगे अपने नाज़रीन को बताएं कि मौसीकी की दुनिया में जो दूसरा एक मौसीकी पसंद की जाती है, पॉप म्यूजिक। बिल्कुल। सो हम बजा रहे होंगे पिया पिया कॉलिंग, जो कोक स्टूडियो का नया गाना है। अच्छा, जो इस सीजन में निकला है। जबरदस्त। और ट्रैक जो है आपको पीछे कुछ साउंड ज़्यादा अगर लाउड चाहिए तो वो हम लाउड करवा दें। वी वांट इट। और हम PCR से कहते हैं कि थोड़ा सा लाउड कर दें ताकि आपको सुनने में आसानी हो। थैंक यू। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आयन और आइज़क, आप लोग जो बजाते हैं इतना दिल से बजाते हैं कि बंदा खो सा जाता है, उसके बाद वो बस उसमें से निकलते निकलते उसे टाइम लगता है कि बस वापस दुनिया में आ गए हम। तो बहुत खूबसूरत। अभी तो बचपन में आपके मतलब इतने ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो माशाल्लाह इसमें मज़ीद भी बेहतरी आएगी, दिखा रहेगी। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पेरेंट्स से ज़्यादा जाते जाते इस मुकाम पे देखना चाहते हैं अपने बच्चों को? हमने हर चीज़ की का बीज हम बोते जाते हैं, जो आता है फिर वो खुद ही जो whatever nurtures up, whatever they want to do, वो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग अप हो जाएगा। इनको छुट्टियों में फुल फ्लैज बिजनेस ट्रेनिंग दी है, हाउ टू डू बिजनेस, फॉर एग्जांपल पब्लिक कंपनीज कैसे चलानी है, तो उसकी भी ट्रेनिंग इनको दी है। सो इनका एक एलिमेंट म्यूजिक का, एक एजुकेशन का, तो फॉर अस एवरीथिंग इज एजुकेशन। ज़्यादा एफर्ट किसको करनी पड़ती है, आपको या इनकी मदद को? क्योंकि अमूमी तौर पे तो माएँ कहती हैं पढ़ाई पे ध्यान दो, खेल कूद में ना लगो, तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मैनेज करना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि मॉडलिंग भी करते हैं ये साथ में। अच्छा। सो उसको पढ़ाई को बीच में कैसे करना है, इनके एड्स को कैसे देखना है, इनके क्लासेस कैसे चलनी है, पियानो भी सीख रहे हैं ये, क्योंकि ये तो ईस्टर्न है, ये आज़ाद है, इसका अपना कायदा है, और जो पियानो नोटेशन है वो वेस्टर्न है, और वो भी जानना ज़रूरी है। सो एक हम होलसम सा इनको दे रहे हैं एजुकेशन, म्यूज़िक की भी, और जो दूसरी आप काम कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, और बच्चों को इतनी आज़ादी दी, फ्रीडम देनी चाहिए कि वो खुल के जो करना चाहते हैं वो कर सके, और पेरेंट्स की सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं है। विश यू गुड लक आने वाले फ्यूचर के लिए, और बहुत सारी ढेरों दुआएं आप लोगों के लिए कि आप ऐसे ही फ्लश करते रहें और ऐसे ही कामयाब होते रहें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो इख्तिताम पजीर हुआ। कल आपसे मुलाकात मंडे को होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।